हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सर? प्रीवियस वीडियो ना थोड़ा सा मैं कोई गेस्ट आ गया था तो बीच में मुझे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग थोड़ी कम हो पाई। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, राइट? और नेक्स्ट है वो भी कवर अप कर लेंगे। जस्ट कर लेते हैं। हम कहाँ थे? आई थिंक लॉरेंट एक्सप्रेशन के थ्रू हम रेसिड्यू की बात कर रहे थे, राइट? चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। लॉरेंट सीरीज मैंने आप लोगों को बताई थी, राइट? लॉरेंट सीरीज क्या होती है? हमारे पास कोई भी एफ ऑफ जेड है जिसमें समेशन ए एन जेड माइनस जेड जीरो पावर एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, यहाँ पे होता है बी एन। और यहाँ पे जो जेड के पावर्स होती हैं वो क्या होती है? नेगेटिव होती है, राइट? अच्छा, दिस इज प्रिंसिपल पार्ट, दिस इज जर्नल पार्ट, या टर्म्स बोल सकते हो। अब हमारा इस वाले पेज पे हम रेसिड्यू निकालते हैं। रेसिड्यू मैंने आप लोगों को बताया था जहां पे सिंगुलैरिटी होती है वहां पे। अच्छा, ए एन और बी एन की मैंने वैल्यूज भी बता दी थी आपको, फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ। बी एन स्पेशल है तो हम पहले बी एन की वैल्यू ले लेते हैं, टू पाई आई एफ ऑफ जेड डी जेड जेड माइनस ए, यानी जिसपे भी सिंगुलैरिटी है जेड नॉट ले लो यहाँ पे, माइनस एन प्लस वन। और जो ए एन होता है हमारा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट एन प्लस वन होता है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हमें बात करनी है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे, जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है वहां पे हम रेसिड्यू निकाल सकते हैं। ये रेसिड्यू होता क्या है? रेसिड्यू इज नथिंग बट लॉरेंट सीरीज के एक्सप्रेशन से जब हम एन इक्वल्स टू वन रखेंगे जो बी वन वैल्यू आती है ना, वो है। एक्चुअली ज्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, रीजन भी हमारा एंट्रेंस है और हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं इसमें, हमें मतलब इस पे पीएचडी नहीं करनी है, राइट? सो जो मैं समझाती जा रही हूँ उसको समझिए और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे। एन की वैल्यू यानी एन इक्वल्स टू वन पे जो वैल्यू आती है वो हमें रेसिड्यू निकालता है। यानी कि रेसिड्यू होता क्या है डायरेक्ट वे, यानी किसी भी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास वैल्यू क्या हो, एक सिंगुलर पॉइंट ना हो या जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। और ये किसी भी ऑर्डर के फंक्शन के लिए हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमने अभी प्रीवियस किया था ना, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से निकल जाता है, वही क्वेश्चन कॉशी रेसिड्यू से भी निकाल देते हैं। रेसिड्यू थोड़ा इजी पड़ता है। एफ ऑफ जेड यहाँ पे कितना आ जाएगा? जेड नॉट वन रखा तो पावर जीरो डी जेड, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ओवर सी ही रहता है ये सारा। एफ ऑफ जेड ये तो वन हो जाएगा, डी जेड ओवर सी इज इक्वल्स टू सम टू पाई आई इंटू बी। ये आपके पास एक फॉर्मेट निकल के आता है किससे? रेसिड्यू। तो रेसिड्यू इज बी वन, तो हम जहां पे भी बी वन लिखें या रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू जेड जीरो, दिस इज नथिंग बट, अच्छा यहाँ से भी कुछ भी, यहाँ से इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में देखना है तो एफ ऑफ जेड डी जेड 1/2 पाई आई, राइट? अच्छा, वैसे यहाँ पे हमने n इक्वल्स टू रख तो लिया लेकिन एग्जाम में जब आएगा ना तो सिंगुलैरिटी के साथ आएगा। चलो उतना वहां नहीं चलते हैं अभी, और इसके प्रॉब्लम्स लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया रेसिड्यू। अब जब हम पोल की बात करते हैं, पोल ऑफ ऑर्डर m टाइप का मान लो हमारे पास कोई है, यानी कि सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में है, हमारे पास क्या है? पोल्स किसका पार्ट होता है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का, आपको याद हो तो, ठीक है? एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है वहां पे। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वहां पे? हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू जेड नॉट पोल ऑफ ऑर्डर m, यानी कि इस पोल का जो ऑर्डर है वो m है। सो देयर इज अ फॉर्मूला m-1 factorial लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट d पावर m-1 d पावर z m-1, जिस पर सिंगुलैरिटी है वो पावर m इंटू एफ ऑफ जेड। ये पोल ऑफ, नहीं इसकी जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन है यहाँ पे। ये आपके पास फॉर्मूला है, ये एम ऑर्डर के लिए है, ठीक है? वैसे क्या होता है? पोल ऑफ ऑर्डर वन
यानी कि जो सिंपल पोल होता है उसका आंसर आप देखोगे तो देखो m की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑर्डर कितना है m इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट 1 रखोगे तो डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगा, ये आ जाएगा ना 1 माइनस 1, तो ये d पावर 0 यानी कि 1 बन जाएगा, तो ये वाला एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगा। z माइनस जेड 0, यहाँ पे m है ही नहीं क्योंकि 1 हो गया, तो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट z माइनस जेड 0 f ऑफ z। ये आपका रेसिड्यू निकल जाएगा, सिंपल पोल है जब। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अच्छा, लॉरेंट सीरीज से हम कर रहे हैं, मान लो किसी क्वेश्चन को, मैं सारा क्लब करके बता रही हूँ आपको, मैंने इस पे आप देखना कितने सारे पेजेस में पूरी थ्योरी लिखी है इसकी। लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z होता है, वो क्या होता है, हमारे पास रेसिड्यू होता है। और कोफिशिएंट ऑफ -1/z मान लो हमें निकालना होता है, एक्चुअली ये वाला तो कम देखने को मिलता है, मेन है ये कोफिशिएंट ऑफ -1/z। ठीक है, क्या होता है, रेसिड्यू एट इंफिनिटी, यानी जब हमें रेसिड्यू एट इंफिनिटी निकालना है तो हमें ये वाला पैटर्न यूज में लेके आना है। और भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले बता देती हूँ, फिर 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, अब सपोज देर इज अ फंक्शन एफ ऑफ जेड सच दैट, यहाँ पे कोई फंक्शन है हमारे पास फाई ऑफ जेड, नीचे है साई ऑफ जेड, सच दैट जो ये साई ऑफ जेड क्या है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या फॉर्मेट बनता है, जो रेसिड्यू होगा एट एनी पॉइंट, लेट से z इज इक्वल्स टू a लगा लो, चलो z नॉट ही ले लो, उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, देखो ये वाला जो पैटर्न है ये हर तरीके से निकल जाएगा। पोल ऑफ ऑर्डर m पे, इनके पोल m ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, तो वो प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस मेथड मैंने आपको बताया ना उसी पैटर्न से निकल जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये वाले पैटर्न इजी होते हैं। ठीक है, तो हमें ये शॉर्टकट की तरह देखनी है ये चीजें, मैं निकालने का तरीका बता रही हूँ आपको। तो रेसिड्यू एट जेड नोट क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ जेड, इसको करेंगे हम फाई ऑफ जेड नॉट, और इसका कर देंगे डेरिवेटिव। ठीक है, पहले एक बार सारे फॉर्मूले क्लब करके बता देती हूँ, फिर हम करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा ये डन। अब क्या बचता है हमारे पास, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, जो रेसिड्यू होगा इंफिनिटी पे वो -1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड होता है, इनकेस यहाँ पे कोई सिंगुलैरिटी है तो। ठीक है, ये आपको ये वाला कोफिशिएंट याद रखना है बस मेनली, इसी को ही हम लिख देते हैं रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी पे लिमिट जेड अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस जेड, यहाँ पे ए आएगा जो भी हमारे पास इंफिनिटी है, चलो देखते हैं एफ ऑफ जेड, ये भी इसका एक पैटर्न है। ठीक है, लास्ट में मैंने एक समरी पेज बना दिया है, उस पे सारे रेसिड्यू के जो भी पैटर्न है मैंने सारे लिख दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आती है हमारे पास कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, मैं सारा एक साथ थ्योरी बता रही हूँ ताकि हम क्वेश्चन लगा पाए। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, अब कॉशी रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, मान लो ये आपके पास कोई क्लोज्ड कर्व है, सिंपल कनेक्टेड रीजन है, यहाँ पे आपके पास इस टाइप से और सिंपल कनेक्टेड रीजन्स हैं इस टाइप से, तो इन पे ये मान लो ये सिंगुलैरिटीज एग्जिस्टेंस में है सारी की सारी। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड जेड जो होगा ना वो 2 पाई इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यू होता है, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल रेसिड्यू, किस टाइप का फॉर्मेट होता है, इसी टाइप का ही है, या पावर एन, यानी बेसिकली ये देख के चलो कि यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन है तो 2 पाई निकालना है और सम ऑफ ऑल रेसिड्यू निकालना है, यानी कि 1/1। अब जैसे यहाँ पे है एफ ऑफ जेड, z-1 z-2 होल स्क्वायर है सपोज, तो ये तो है पोल ऑफ ऑर्डर 2 का, तो इसको हम ऑर्डर 2 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे रेसिड्यू, इसको हम सिंपल पोल के हिसाब से रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो आंसर आएगा
उसमें क्या कर देंगे 2 पाई एंड सम ऑफ यहाँ पे R1 प्लस R2, यानी कि दो जो रेसिड्यू निकलेंगे उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और समझ में आएगा। अब देखो, अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं पहले ही बता देती हूँ। मान लो यहाँ पे कोई आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए बी, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है आपको। अब ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक एक्सेप्ट ए एंड बी। अब इसी क्वेश्चन में वो ये बोल दे दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ए बी एंड इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी को इंक्लूड कर दे। वही बोल दे कि ये फंक्शन है, ये एमसीक्यू बनता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत कम लोग बताते हैं। मान लो ए बी और इंफिनिटी, इन तीनों पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो जो सम ऑफ रेसिड्यू आएगा आपका वो ऑलवेज जीरो है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक पैटर्न और होता है आपके पास 5r m-1 टाइप का, वो मैं देखती हूँ जरूरी होगा तो कराएंगे, नहीं तो रहने देंगे, पर ये भी चलो दोनों ही करा दूंगी। अभी जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं वो करती हूँ, फिर भी एक बार रेसिड्यू क्या क्या बताया मैंने। लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, z माइनस z नॉट है, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ z। ये क्या है, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू z नॉट पे, यानी कि जब आपके पास सिंपल पोल है, यानी ऑर्डर 1 का है। जब आपके पास फंक्शन है f ऑफ z किस टाइप का, फाइव ऑफ z डिवाइडेड बाय साई ऑफ z टाइप का, where phi of z is not equals to 0, so at z equals to z naught जो रेसिड्यू आएगा वो कितना आएगा आपके पास, f ऑफ z। सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन का नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। थर्ड क्या है, इफ पोल ऑफ ऑर्डर m आएगा आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रेसिड्यू z इक्वल्स टू z नॉट पोल ऑफ ऑर्डर m, पोल ऑफ ऑर्डर m क्या आएगा आपके पास, 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट d पार m-1 d पार m-1 z, z माइनस z नॉट पावर m इंटू एफ ऑफ z। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू इंफिनिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन लॉरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, या फिर इसी को ही लिख देते हैं हम, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट इंफिनिटी माइनस z ऑफ f ऑफ z, इससे भी निकल आता है। एक और पैटर्न क्या बचता है हमारे पास, जो लास्ट है, इफ फंक्शन हमारे पास a b c या इंफिनिटी, इन चारों पे मान लो एनालिटिक नहीं है, तो मान लो सम निकालेंगे, सम ऑफ रेसिड्यू क्या आएगा आपके पास, जीरो निकल के आ जाएगा, प्रोवाइडेड इंफिनिटी इंक्लूड होनी चाहिए। तो इस टाइप से पता क्या होता है, एग्जाम में एमसीक्यू में ना हम रेसिड्यू को ऐड करके देख लेते हैं, जिसका भी समेशन जीरो बन रहा होता है वही उसके रेसिड्यूज निकल के आते हैं। मान लो आपसे कोई पूछता है कि भाई ए बी सी पे और इन्फिनिटी पे कौन कौन से रेसिड्यू हैं, तो आप ऑप्शन से कैसे कर पाओगे, सबको ऐड करके देख लो, जो आंसर जीरो दे रहा होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, होप इट्स क्लियर। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, जिसने कभी कुछ पढ़ा नहीं होगा वो भी कर ले। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने यही कराया, कुछ तो क्वेश्चंस करने होंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये रेसिड्यू लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द लॉरेंट एक्सप्रेशन, यानी कि 1/z का जो फॉर्मेट है एट z इक्वल्स टू 0 पे, अदरवाइज z माइनस a। ठीक है, अबाउट द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था पोल किसका पार्ट है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का, z इक्वल्स टू a इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट द पॉइंट
Thus the residue of f of z at z equals to a is b1। जो मैंने आपको समझाया है वही लिखा हुआ है। bn आपके पास ये होता है, b1 कितना हो जाएगा 1/2 pi f of z dz। So there is a formula 2 pi I into b1 that is residue of f of z at z equals to 0। ठीक है, या z equals to a। मान लो f of z है तो z equals to 0 पाएगा, a है तो a आ जाएगा वहां पे। नेक्स्ट, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। If f of z is analytic on C where C is close contour, close है ये पूरा का पूरा simple connected region है with C there are isolated singularities then sum of residue at all the singularity within C। तो जितनी भी singularity existence में है तब हम integration किसके हेल्प से निकाल पाएंगे 2 pi I sum of all residue। अब देखो ये चीज जानी पहचानी से लग रही है आपको। मैंने आपको बताया था जब मैंने क्या करवाया था, कॉशी इंटीग्रेशन थ्योरम कराई थी, जब मैंने बताया था कि जब एफ ऑफ जेड है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है z-1 है, z-2 होल स्क्वायर टाइप का है, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो यहाँ पे सिर्फ इतना हो, कोई सपोज यहाँ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1 टाइप का है, होल क्यूब है। सो देयर इज अ फॉर्मूला, हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एफ बार एन ए वाला। ठीक है, कितना होता है 2 pi I एन फैक्टोरियल नीचे होता है देख लेना, एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय z-a पावर n+1 dz वाला। ठीक है, उसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। हालांकि इसको ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और सिंगुलैरिटी आ गई अलग टाइप की, तो फिर इसका अलग से निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, रेसिड्यू हमारे लिए एक कहते हैं ना गेम चेंजर की तरह काम करता है, हम बड़े इजिली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, तो सम ऑफ द रेसिड्यू एट ऑल द सिंगुलैरिटी, तो हम रेसिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं उस टाइप में जो भी सिंगुलैरिटी है। जैसे यहाँ पे जेड स्क्वायर है, z-1 स्क्वायर और z-3 स्क्वायर, तो इस पे भी रेसिड्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इस पे भी रेसिड्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन करेंगे, पर उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। चीजें मैं आपको एडवांस में समझाती जा रही हूँ, तो क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको इजी लगेगा। एक बार बस थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आता है जब कोई चीज छोड़े हुए काफी दिन हो जाता है, और कुछ बात नहीं होती। ठीक है, पर छोड़ना नहीं है, टॉपिक बहुत इजी है। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व, ये चीज बार बार ध्यान रखनी है, विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ पोल देन R1 R2 बी रेसिड्यू एट दीज पोल्स। देखो मैंने क्या बताया कि एनालिटिक है फंक्शन, ऐसे कोई क्लोज कर्व है, ये सब जगह एनालिटिक है इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्री एक्सेप्ट सम पॉइंट, ये भी लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आई सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू, यही कॉशी रेसिड्यू थ्योरम ही बोलती है हमें। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कॉशी, मैंने ऊपर लिख दिया है वैसे, रेसिड्यू थ्योरम। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। मुझे आप लोग बताएंगे एमसीक्यू के बारे में कि क्या करना है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करा दूंगी आपको, बस आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। बस सोच लो कि जॉब तो लेनी है भाई। ठीक है, कीप इन माइंड मैंने लिखा भी है, द कोफिशिएंट ऑफ 1/z। अच्छा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्यों लिखा है ये भी देखो। अब जब नोट्स प्रिपेयर होते हैं तो सबसे पहले किस टाइप से प्रिपेयर होते हैं, मैं मुझे पहले लॉरेंट के हिसाब से समझाना है बच्चों को। तो जब स्टूडेंट को लॉरेंट के हिसाब से समझाना है तो पहले लॉरेंट का ही एग्जाम्पल देंगे ना। तो जो लॉरेंट सीरीज होती है वो क्या कहती है कि भाई इस टाइप का हमें क्वेश्चन देखा तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए भाई, लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में जो 1/z-a का जो कोफिशिएंट होगा वो ही हमारे पास रेसिड्यू होगा। मान लो ये इन्फिनिटी पे होता तो माइनस ऑफ में आ जाता इसका कोफिशिएंट, लेकिन सिर्फ सिंपली आपके पास कुछ फाइनाइट सिंगुलैरिटीज है तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, कोई लीनियर फंक्शन है, या चलो क्वाड्रेटिक भी होता तो क्या, क्वाड्रेटिक इन द सेंस पोल ऑफ ऑर्डर 2 और 3 होता। तो हम क्या कोशिश करते हैं, उसको लॉरेंट एक्सप्रेशन में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू बनेगी इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। सो हमें क्या इसको लेके आना है, जो कीप इन माइंड ऐसे देखते ही हमें क्वेश्चन में ये सोच लेना है, अच्छा भाई ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ z अपॉन दिस in the Laurent expansion
ऑफ एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, राइट। अब रेसिड्यू हमें निकालना है, सपोज एट जेड इक्वल्स टू -2, हमें ये बताना है सिंपली। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट किसी चीज में अच्छे होते हैं, कई लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को ब्रेक करेंगे। क्या है ये, सिंपल 12th वाला है, तो मेरी मेहनत थोड़ी बच जाएगी, मैंने पहले नोट्स बना लिए ना, तो इससे क्या फायदा होगा, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगी। एफ ऑफ जेड जेड प्लस वन, तो जो आपके 12th का इंटीग्रेशन के जो पार्ट होते हैं ना, इंटीग्रेशन करते हो आप, तो सेपरेट करोगे इसको इस टाइप से, इस वाले फंक्शन को लिख लोगे ए प्लस जेड प्लस वन, बी डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू, इक्वल्स टू कितना आएगा, जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन, जेड प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जेड प्लस वन, जेड प्लस टू, जेड प्लस वन, जेड प्लस टू, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे क्रॉस, मैं बहुत जल्दी में बस कर देती हूँ, जेड प्लस वन, ये कैंसिल आइदर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर ऑन कंपेयरिंग बोथ द कोफिशिएंट, आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, मैं इसलिए कर नहीं रही हूँ उसको, पर मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया वो भी समझना जरूरी है। यहाँ से, और ये क्वेश्चन मान लो आपको ये चीज नहीं आती हो तो मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं इसको दोबारा से एक छोटी सी क्लिप बना के डाल दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये है एफ ऑफ जेड, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब मैंने ये क्वेश्चन ही क्यों सेलेक्ट करा वो देखो, सपोज हम इससे एक्सपेंड कर रहे हैं और हमारे पास आंसर आ गया ये, मुझे समझाने में टाइम लगता है, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। तो कितना टफ लगेगा, नहीं होना ये टफ है। मान लो ये आ गया आपका क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ तो नजर आ रहा है कि ये कितना है, z प्लस टू इक्वल्स टू 0 है, तो z इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंगुलैरिटी हमारे पास z एट z इक्वल्स टू -2 बन रही है, पर यहाँ तो नहीं बन रही, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। कोशिश रहती है हमारी, इन केस हम रीअरेंज कर पाए तो बिल्कुल करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस जेड प्लस टू, लिख पाएंगे इसको, देखो यहाँ पे मैं प्लस ठीक लिख रही थी, इस वाले 1 को आप ब्रेक कर सकते हो ना ऐसे, 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 जेड प्लस टू प्लस ऑफ, इसको ऊपर ले जाओ 1 माइनस जेड प्लस टू माइनस 1, यानी कि हमें चाहिए इस टाइप का फंक्शन, जेड प्लस टू टाइप का फंक्शन। अब इसको आप ओपन कर दो, जेड प्लस टू प्लस, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस जेड प्लस टू, जेड प्लस टू होल क्यूब प्लस सो ऑन। पता होगा आपको 1 माइनस वन इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। सो देखो यहाँ पे सारी पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा बन गया, लॉरेंट सीरीज का। यहाँ पे 1/z का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 2, तो रेसिड्यू क्या निकल गया आपके पास, 2। ठीक है, ये चीज देखनी होती है, मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, अच्छा 2 क्यों -2, तो कोफिशिएंट इज, हाँ 2 ही आएगा ना। कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन कितना है, z प्लस टू इज इक्वल्स टू 2, हेंस एट z इज इक्वल्स टू -2, रेसिड्यू इज 2। ठीक है, होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखना है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस साइन जेड, इस पे हमें रेसिड्यू बताना है एट जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अब वैसे एग्जाम में माइंड में आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किस टाइप का फंक्शन है भाई, हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो कई बार गेम चेंजर या लाइफ सेवर कौन सा होता है, लॉरेंट सीरीज ही होती है, क्योंकि देखो हमने क्या क्या किया हुआ है, याद हो तो, आपने पोल, सिंपल ऑर्डर, ठीक है, सोचना कैसे है, ऑर्डर एम का है, उसके पास हमारे पास फॉर्मूला है। एफ ऑफ जेड हमारे पास किस टाइप का हो, कोई फाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय साई ऑफ जेड का हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है। भैया यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक हमारे पास अलजेब्रिक टाइप से यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया, फिर कैसे निकालेंगे, तो फिर कैसे आ गया भाई, एल एस सीरीज, लॉरेंट एक्सप्रेशन या लॉरेंट सीरीज निकालेंगे, सिंपल। सो कर लेते हैं इसको हम,
कहाँ गया? अरे इसका पेन रिमूवर ही पता नहीं कहाँ चला गया। जस्ट अ सेकंड, लेट मी फाइंड दिस। Find the residue of this. F of z equals to 1 upon z minus sin z, right? 1 upon z, z क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, सीरीज ओपन कर रही हूँ मैं, 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 100, राइट? अच्छा, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से? z माइनस जेड प्लस जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 100, ये कैंसिल, कितना बचा आपके पास? 1 अपॉन जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल जेड क्यू बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 100, ठीक है? 5 है। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? यहाँ पे कर लेते हैं, मैंने कॉमन लिया 1 बाई जेड क्यूब, नीचे क्या बचा आपके पास? 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो इसको? बिल्कुल, थोड़ी मेहनत लगेगी फिर निकल जाएगा। यहाँ तक करते हैं, फिर अब करना पड़ेगा, पेज नहीं है। चलो यहीं कर देते हैं ना, राइट? अब देखो, ये अच्छा, मैंने 3 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 6। 1 माइनस जेड स्क्वायर जो भी है, जेड स्क्वायर, इन पे कोफिशिएंट पे फोकस रखना है। इसको -1 की कैटेगरी में, फिर वही मैंने प्लस और माइनस में खोल दिया इसको। तो वैसे ही यहीं पे हमें अजम्पशन, मतलब हमें दिखाई दे रहा था कि भाई 1/z का कोफिशिएंट तो इसमें आना ही नहीं है। तो जैसे ही हमें ये अंदाजा हो गया इस क्वेश्चन में कि 1/z का कोई कोफिशिएंट बनना ही नहीं है, तो क्लियरली जो इसका रेसिड्यू है ना, वो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, क्या इसको हम किसी और ढंग से सोच सकते थे एग्जाम में? वो भी देखते हैं। एट z इज इक्वल्स टू 0, नहीं, ठीक है, ऐसे ही करना था। ये मैंने गलत लिख दिया। 1/z का कोफिशिएंट तो हमारे पास बन ही नहीं रहा, बन रहा है भाई, बन रहा है, सो सॉरी। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी मेरी तरह, बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो आलस करना ही नहीं चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट को सॉल्व कर देना चाहिए। देखो, हो जाता है, कोई बात नहीं, ये भी मैंने किया हुआ है। 6 डिवाइडेड बाई जेड क्यूब, यहाँ पे कितना है? 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 1/z आ जाएगा कि नहीं? तो जो 1/z का कोफिशिएंट होगा वही आपके पास आंसर होगा। 6/10 यानी कि 6/20, दैट इज 3/10। ठीक है, थोड़ा लेंथी था, पर हो जाएगा क्वेश्चन, आप करके देखना, नहीं आया तो मुझे बता देना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पीडीएफ ओपन करती हूँ, या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वही करेंगे। जो रेसिड्यू है ना, अब बस वो क्वेश्चन ही बचते हैं, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ और बार बार आपको रिपीट करूंगी मैं सेम फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो हमने क्या क्या किया है अभी? हमने, मान लो हमारे अभी देखो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ये बैठ गया होगा, हाँ भी कुछ ऐसा आएगा जरूर। एट z इक्वल्स टू z नॉट फाई ऑफ z डिवाइडेड बाई साई ऑफ डैश z। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है? 1/m-1 फैक्टोरियल डी पार m-1 डी पार z(m-1), यहाँ लिमिट आती है z माइनस जेड नॉट पावर m और f ऑफ z। ठीक है, अभी करेंगे, मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ अभी। पर ये खुल गई भाई।
क्लास प्रोसेसिंग 11 पेजेस कीजिए। देखो सब वही है जो मैंने करा दिया आपको। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, यानी कि जो भी इसका पूरा ब्यौरा है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, सब है। when z equals to z naught, in this case Lorentz series became this, बिल्कुल b1 रह जाता है हमारे पास, b n equals to 1 का जो केस लेते हैं, राइट। फिर क्या है, लिमिट as z approaches to z naught f of z, z minus z equals to b1, that is 2 pi I f of z। मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। f of z, z माइनस 0, यानी सबकी बात एक ही है, यानी कि जब n इक्वल्स टू 1 है तो सिंपल पोल होगा और ये वाले फॉर्मूले वर्क करेंगे। इन दिस केस एज z इक्वल्स टू z नॉट, f of z हैज अ सिंपल पोल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ रह गया होगा तो वो भी कर लेंगे। सेकंड ये रहा आपका, इफ f of z इज ऑफ दिस फॉर्म, मैंने बताया ही दिस इज इक्वल्स टू 0 बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, राइट, ये जब 0 बन रहा होगा तभी तो सिंगुलैरिटी होगी। थोड़ा करेक्ट कर लेना, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। और ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ये देखना था, यानी कि ये इक्वल टू 0 आएगा। जो मैंने पहले बोला उस पर थोड़ा सा ध्यान करना। वो एक हैबिट हो गई है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन एनालिटिक तो तभी बनेगा ना जब फंक्शन वो प्रॉब्लम क्रिएटर होगा, राइट। तो z इक्वल्स टू 0 आएगा, थोड़ा सा ध्यान करना, उसको करेक्ट करना। रेसिड्यू एट दिस वो सेम सेव है, ये आपका फॉर्मूला m-1 व्हेन पोल ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। अच्छा, अच्छा एक और बात मैं आप सबसे जानना चाह रही थी कि आप लोग चाहते हैं मैं आपके लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं। व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे, सिर्फ वही स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट, एक तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा कि जो वीडियो देखेगा उसी को ये मैसेज पास आउट होगा। पीडीएफ लेके जो पढ़ने वाले हैं उनका तो मुझे वैसे ही नहीं पता, ठीक है। सो आप चाहते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप बने जिसमें सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज हो, मुझे किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, सिर्फ अपना ये कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ें, मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूं, कुछ मतलब मुझे अपनी तरफ से कुछ मटेरियल देना हो तो वो दे दूं, सिर्फ स्टूडेंट और कोई नहीं, ठीक है। और नो कॉलिंग नथिंग, सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा इजी एसेस हो जाता है व्हाट्सएप मेरे लिए। और टेलीग्राम पे बहुत सारी आपकी इंफॉर्मेशन, मैंने एक्चुअली वो ग्रुप भी सेपरेट इसलिए बनाया था, पहले भी आप लोगों को कोई ग्रुप था, उसमें भी आपकी काफी सारी बातें होती रहती थी, पर मैंने ये इसलिए बनाया था कि ये एक सेपरेट हो जाए, जिसमें मैं अपना ये कंटेंट डाल दूँ, फाइल वगैरह जो मुझे शेयर करनी हो, पीडीएफ वगैरह शेयर करनी हो, या बच्चों को कोई डाउट हो तो मैं ले लूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, उसमें और भी बातें हो रही है। सो इनकेस आप लोग चाह रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ठीक है, तो मुझे बता देना। रिप्लाई मैं शायद टेलीग्राम पे इस चीज का आंसर करूंगी नहीं ना, मैं नंबर दूंगी, मैं आपको वीडियो के टाइम पे ही नंबर दूंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैं नहीं चाह रही कि जो स्टूडेंट सीरियस भी नहीं है, सिर्फ ग्रुप में ऐड है, बस वो नंबर लेके और फिर बस ग्रुप में ऐड हो जाए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, चाहे एक ही स्टूडेंट हो, मैं वही चाह रही हूँ। और मैं बात करूँ किसी से करूंगी नहीं, नो कॉल्स एंड नथिंग, पहले बता रही हूँ, ठीक है। जरूरी होगा तो बात भी हो जाएगी, मीटिंग भी ले लेती हूँ मैं। बस व्हाट्सएप रीजन भी, थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट है ना, उनको बस किसी टाइप की टेंशन नहीं होनी चाहिए इस टाइप पे, और कोई रीजन नहीं है मेरा, ठीक है। इफ एफ ऑफ जेड हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, मुझे बता देना एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये मैं बता चुकी हूँ, -1/2 पाई एफ ऑफ जेड डी जेड। सी इज एनी क्लोज का सिर्फ वही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये चीज बस लिखने के लिए लिख दी मैंने। ये हम ऑब्वियसली इसी टाइप से एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर लिखना भी जरूरी था ये। अब ये देखो सेम वही, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इस पे ध्यान देना, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। द फंक्शन मे बी एनालिटिक और रेगुलर एट इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी पे फंक्शन क्या हो रहा है, एनालिटिक हो,
yet has a residue there। अब हमारे पास क्या होता है कि जहां फंक्शन एनालिटिक है भाई वहां तो रेसिड्यू हमें मिलने से रहा, क्योंकि रेसिड्यू कहाँ काम करता है, सिंगुलैरिटी पे। अब रेसिड्यू का मतलब यानी कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होना चाहिए, पर वो कह रहा है कि वे इन्फिनिटी पे मान रहे हैं हम, सपोज हमारा बस हाइपोथेटिकल सेंस में ले रहे हैं कि भाई इन्फिनिटी पे फंक्शन क्या है हमारा, एनालिटिक है, तो वहां पे रेसिड्यू भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप मान के चलो एमसीक्यू बन सकता है इस पे। ठीक है, दोबारा से देखो, द फंक्शन मे बी एनालिटिक और रेगुलर एक ही बात है, या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं ना, एक ही बात है इसमें। एट इंफिनिटी येट हैज अ रेसिड्यू देयर एफ ऑफ जेड बी डिवाइडेड बाय जेड, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी आपके पास इंटीग्रेशन होता है -1/2 पाई इंटीग्रेशन बी जेड माइनस ए, यानी कि इस टाइप से लिखा हुआ है। हम्म, ये इस टाइप से लिखा हुआ है आपका -2 पाई I 1/z माइनस, क्या लिख रही हूँ मैं, 1/z - AD, नहीं एफ ऑफ जेड आपका कोई 1 है। तो यहां से आपके पास देखो क्या आ जाएगा, रेसिड्यू 2 पाई I, ये कोई b है तो एनी वन ही बनेगा ना, तो -b आ जाएगा। ठीक है, इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट को, रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब आप इसके लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ब्रेक करोगे ना, z - a⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एक कोफिशिएंट ही आएगा ना, तो इसी का कोफिशिएंट रेसिड्यू होगा यानी कि 1, इसलिए यहाँ पे 1 है। ये काउंटर एग्जाम्पल है, ज्यादा इस पे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू बनता है। तो सेम इसका आंसर आएगा, आप देख लेना इसको। अब ये है पॉइंट्स टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है, जहां मैं लिखती हूँ पॉइंट टू बी नोटेड सोच लेना वो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वो ही सारी चीजों मैं बता रही हूँ, बार बार रिपीट करूंगी तो ही आपके माइंड में बैठेंगी, अदरवाइज तो सबका एक ही जैसा हाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आ ही जाता है। आप बड़े सिंसियर लोग हो, स्टेट क्लियर किए हुए बैठे हो, छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ परसेंट बच्चों का ही होता है। The residue of f of z at z equals to infinity is negative of the coefficient 1/z in the expansion of f of z for the value of z in the neighborhood of this। अब नेबरहुड को सोचना नहीं है कि क्या चीज है, मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ, नेबरहुड का मतलब इस पॉइंट को छोड़ के जो इसके नेबरहुड में है उसकी बात कर रहे हैं हम, या डिलीटेड नेबरहुड भी होता है, ये मैं भी बता चुकी हूँ। द रेसिड्यू ऑफ f of z at z equals to infinity is this where f of z is analytic at z equals to infinity। if a function is analytic, ये ना सिस्टम में पढ़ा, if a function is analytic at this point then residue will be 0 but not so at infinity, वही बात जो मैंने भी बताई। इफ फंक्शन क्या है, एनालिटिक है हर जगह, तो फंक्शन में भी रेसिड्यू एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, लेकिन इन्फिनिटी पे होगा तो हमारे पास रेसिड्यू क्या आ जाएगा, होगा, वहां पे एग्जिस्ट होगा। ये भी मैंने स्टार बना दिया है, सोचो, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी इंक्लूडिंग दैट एट इंफिनिटी देन द सम ऑफ रेसिड्यू ऑलवेज 0, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सभी बता चुकी हूँ, कुछ रह जाता है तो वो देख लेते हैं। ये वाला देखो, क्वेश्चंस लगाएंगे अभी, डोंट वरी, अभी बस थियरी पार्ट है, ये सोच लो। If a function f of z is analytic except at finite number of singularity including that at infinity, ये ब्रैकेट में ये तो पॉइंट नोट कर लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इन तीनों की सिंगुलैरिटीज दी हुई है और आप उनको सम करके देखो और 0 नहीं आ रहा है, नहीं भाई, इन्फिनिटी भी इंक्लूड होनी चाहिए, नहीं है तो उसको निकालो, एट इन्फिनिटी पे निकालो तो उनका सम 0 आना चाहिए, ये ध्यान से। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका रेसिड्यू बताना है आपको, इसका आपको रेसिड्यू बताना है, z² डिवाइडेड बाय z-1, z-2, z-3। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्रिएटर तो यही है, कौन कौन से, 1, 2 और 3। ठीक है भाई, रेसिड्यू निकाल लिया, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1 पे कितना हो जाएगा आपके पास, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, फॉर्मूला होता है z-1 इंटू एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z-1, z-2 एंड z-3। फॉर्मूला देखो, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं शायद क्वेश्चन। रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू z 0 होता है आपके पास, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट,
z माइनस z0 इंटू एफ ऑफ z, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाली कैंसिल, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो चला जाता है इससे। यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 - 2, 1 - 3, that is 1 divided by -1 into -2, that is 1/2। ठीक है, ये आ गया रेसिड्यू। इन द सेम मैनर z इक्वल्स टू 1 की जगह 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे निकाल दिया होगा मैंने 1/2, इसका -1/4, इसका 9/2। लेकिन अब हमें इन्फिनिटी का भी निकालना है भाई। तो इन्फिनिटी क्या कहती है, आइदर लॉरेंट में इसको सीरीज को एक्सपेंड करो, या फिर एक फॉर्मूला और बताया था, लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस z एफ ऑफ z निकाल दो। बात एक ही है, तो हम इस वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू z इन्फिनिटी, यहाँ पे है -z, एफ ऑफ z कितना है z² डिवाइडेड बाय z-1, z-2 एंड z-3। अब यहाँ से कितना आ गया, -z3, नीचे में से एक एक z कॉमन ले लो, दिस इज 1 - 1/z, 2/z एंड 3/z। यहाँ लिमिट चलता ही रहता है, ये कैंसिल, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, -1, 1 - 1/∞ बनेगा, यानी कि 0, ये भी 0 और ये भी 0, कितना आ गया, -1। ठीक है, अब जो भी आपके पास रेसिड्यू आए हैं इंक्लूडिंग, उनका सम कितना आएगा आपके पास, 0। दिस इज द रिजल्ट। ओके, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब आप अपने आप दिमाग लगाना कि हमें क्वेश्चंस करने कैसे हैं। रेसिड्यू ऑफ दिस एट z इक्वल्स टू 1 r, चेक बाय ऑप्शन, सम ऑफ रेसिड्यू शुड बी 0। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो हमें ऑप्शन से देखना है और सबका सम करके देखना है 0 आ रहा है या नहीं। अच्छा, मैंने सब क्वेश्चन डाल दिया है, अच्छा मैंने सॉल्व भी कर दिया। अच्छा, 1 2 3 का तो इजी है, जैसे ऊपर वाला किया ऐसे ही इन्फिनिटी का निकालना है। तो इन्फिनिटी का एक तो होता है ये वाला, लिमिट z अप्रोचेस टू z0, और नेक्स्ट कितना होता है, -z एफ ऑफ z। तो यहाँ से हो जाएगा -z, एफ ऑफ z कितना है, z3। अभी अभी मैंने किया ये वाला तो सेम क्वेश्चन। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे z3 लिया, ये वाला ये वाला ये वाला, सबको लॉरेंट से सीरीज को हमने खोल दिया, 1/z का जो कोफिशिएंट है वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप देखना इस चीज को, ठीक है, सेम है, सबका सम करोगे तो आंसर 0 ही बनेगा। अब ये आपके पास देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। देखो वर्किंग रूल, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, लाइवलेस थ्योरम। चलो फटाफट कर लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कहाँ गए, कहाँ थे हम, सही कर लिया था हमने, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रेसिप्रोकल का। ये पीडीएफ मैंने क्वेश्चन देखने के लिए कि हाँ मुझे क्वेश्चन कौन सा कराना है, वो जब मैं सॉल्व कराऊं तब आप इनके सॉल्यूशन मत देखा करो, ठीक है। एक जगह पे एक ही जगह, सबका यही है, ध्यान एक ही जगह रह सकता है। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना है, z² इज दिस, तो रेसिड्यू निकालना है हमें। तो यहाँ से पोल देखो, पोल कितने हैं, z इक्वल्स टू 1 पे है, सिंपल पोल, ठीक है जी। दूसरा कितना है, पोल ऑफ ऑर्डर 2, तो इन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो रेसिड्यू बनेगा। तो रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1 कितना आ जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z-1, और एफ ऑफ z कितना है आपके पास, पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, z² डिवाइडेड बाय z-1, z-2 होल स्क्वायर। प्रॉब्लम क्रिएटर गॉन। फिर यहाँ से लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 - 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/1 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा, राइट। अब पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल्स टू 2 है, ठीक है जी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 2 equals to 1 by m factorial, that is 2 minus 1 factorial, then limit z approaches to 2, d पार कितना है, 2 बार है तो एक कम हो जाएगा, यानी कि 1 टाइम डिफरेंशिएशन, z माइनस 2 पावर 1 एफ ऑफ z लिख दो, z स्क्वायर आएगा, या माइनस थोड़ी ना होता है,
प्रॉब्लम क्रिएटर हमेशा कैंसिल हो जाता है, इसलिए पैटर्न बना है कैंसिल। यहाँ से आ गया 1/1 फैक्टोरियल, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 डी अपॉन डी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय z-1। ठीक है, अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव में होप आप बहुत अच्छे हो गए, निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। ये बनाएगा z-1 होल स्क्वायर दैट इज z-1, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2z माइनस क्या आएगा जेड स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1। लिमिट कितनी रखनी है, z अप्रोचेस टू 2, तो मैं यही रख देती हूँ 1 4 2 2 जा 4, 0 आ गया क्या आंसर, 0। तो देखते हैं 0 ही आ रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, 0 ही आ रहा है, तो रेसिड्यू इज 0। ठीक है, यस, ये आया अच्छा क्वेश्चन। रेसिड्यू ऑफ यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ जेड कॉस जेड। ठीक है, इस पे हमें रेसिड्यू बताना है। अब देखो दिक्कत कहाँ पे क्रिएट होगी, यहाँ पे पोल कैसे निकलेगा 0, और मैंने बताया था कॉस क्या होता है आपके पास, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2n+1 π/2, यानी कि z हम लिख सकते हैं 0 प्लस और 1 प्लस और 2 एंड सो ऑन, ऑल आर सिंपल पोल। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू पे हम निकाल लेते हैं, जैसे z इक्वल्स टू 0 पे निकाला, तो यहाँ पे कितना बचेगा, जैसे ये तो प्रॉब्लम क्रिएटर है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लो देखो इस क्वेश्चन को ना करने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है हमें एक्चुअली। हमें ये देखना है कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो हमेशा चला जाता है, रूल आउट हो जाता है। तो जैसे मान लो हम लिमिट z अप्रोचेस टू 2n+1 π/2 लेंगे मान लो, तो यहाँ पे z-2n+1 π/2 टाइप का कुछ आएगा, माइंड में बस बता रही हूँ, इनटू फंक्शन कितना है z डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, अब इसमें जब आप लिमिट, यहाँ पे z है वो मैंने पहले लिमिट रख दी, यहाँ से तो कुछ कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करें। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, आइदर एल हॉस्पिटल से थोड़ा लेंदी फॉर्मेट कर लेंगे, या फिर हम एक z इक्वल्स टू 0 से चेक कर लेंगे, तो आंसर आपके पास 0 आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इन वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो इनफाइनेटली मैनी पोल्स मिल रहे हैं हमें, राइट, ये पोल की बात हो रही है। सिंगुलैरिटी भी ऐसे निकालते थे, जब इनफाइनेटली मैनी पोल्स निकल रहे हैं ना, तो 0 के अलावा ये सारे के सारे पॉइंट पे ना हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, एनालिटिक निकल के आएगा। या फिर ऐसे सोच लो कि इस वाले पॉइंट पे ही हमें मेन दिक्कत क्रिएट होगी, आगे वाले इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़े से आप दिमाग में रखना। क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, पाई ऑफ जेड साई ऑफ जेड, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो एक काउंटर एग्जांपल ले लूं, मान लो मैं π/2 पे 0 1 1 0 π/2 पे, कोशिश रहेगी देखते हैं करके, π/2, इसका डेरिवेटिव करूंगी साइन ऑफ जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड ही लोगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास π/2, अब लिमिट लेंगे ना, तो ये माइनस ऑफ π/2 आ जाएगा, और ये तो एंगल्स में आ गया, नहीं तो ये चीज तो हम नहीं कर सकते फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया होता है ना कि एट z इक्वल्स टू 0 निकालो या z इक्वल्स टू π/2 निकालो, तब इसका ये आंसर आता, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी आपके पास ऐसे इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स आए ना, तो आपको ये कर देना है। अब देखो मैंने z इक्वल्स टू 0 तो लिख दिया यहाँ पे, लेकिन क्या किसी वैल्यू के लिए ये 0 आएगा, वो भी देखना है, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो हमने देखो ये क्यों लिया, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन बताना चाह रही थी। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी एक्चुअली क्वेश्चन पे, 0 कब आएगा इस, जब भी हम 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या कभी 0 आएगा, यहाँ पे n इक्वल्स टू -½ आएगा तो शायद आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये वाले सारे पॉइंट तो पोल हैं ही, लेकिन इस वाले पॉइंट के नेबरहुड की हम बात करते हैं, तो हम 0 सेलेक्ट करके आंसर निकाल लेते हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इस टाइप का आएगा नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट दे देगा। ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन था, फिर भी मैंने डाल दिया इसमें। जब भी आपके पास इनफाइनेटली मैनी पोल्स आ जाए ना, तो आप 0 पे निकाल लो बात को, ऐसे ध्यान रखो।
ठीक है, या किसी एक z अप्रोचेस टू a पे निकाल लो। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी पड़ता है क्वेश्चन। या फिर इसको देखो, मान लो हम ऐसे करें z इक्वल्स टू a इंटू z cos z, z अप्रोचेस टू a करेंगे तो यहाँ पे a डालते ही 0, यहाँ पे cos a आएगा तो 0 0 बाई 0 फॉर्मेट नहीं बनेगी, नहीं ऐसे नहीं करना, वो 0 पे ही चेक करना पड़ेगा। तो यही रूल है, हम एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे भी यही करते थे, बिकॉज लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस आता था ना हमारे पास, तो काफी सारे पोल्स, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आता था, तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी पोल्स आते थे, तो फिर हम z इक्वल्स टू 0 पे निकाल लेते थे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है क्वेश्चन। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये इजिली हो जाएगा कि इसमें ना सब कुछ है। जैसे ये है आपके पास कॉट जेड, देखो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहां पे भी हो जाती, यहाँ पे भी हो जाएगी। यहाँ पे कितना है, वहां पे था कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं था ना, आधा अधूरा था। ये है। अच्छा, उसको एक तरीके से और कर सकते हैं, क्वेश्चन मैंने डाला ही इसलिए था, इसको आप सीरीज से एक्सपेंड करके लॉरेंट में एक्सपेंड करना, फिर आंसर आपका सेम आएगा। हाँ ये चीज ठीक है, इसलिए मैंने डाला था, किसी रीजन से डाला था होमवर्क। ठीक है, cos z है, तो अब ये हमारे पास किस टाइप का फंक्शन हो गया, फाइव ऑफ जेड डिवाइडेड बाय साई ऑफ जेड। ये कहाँ पे जीरो है, वही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। ठीक है, बिल्कुल जीरो है, लेकिन हम किसी एक z इक्वल्स टू जेड नॉट पे निकाल लेंगे, रीजन बिंग वो अभी समझ आ जाएगा आपको। साइन का क्या होगा, cos z, नहीं साइन का साइन z, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस का साइन z। तो कोई भी पॉइंट हो चाहे ऑड मल्टीपल हो चाहे कुछ, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, -1 आंसर आएगा। तो इस z इक्वल्स टू जेड नॉट को, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये दिक्कत क्रिएट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कैंसिल आउट हो गया और माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। एक ये वाला रिजल्ट मैं आपको बताना चाह रही थी, आपका मन करे तो आप कर लेना, अदरवाइज आप दूसरे वाले पैटर्न से भी कर सकते हो। रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू होता है 5 पावर m-1 a, यहाँ पे यहीं पे डिवाइडेड बाय m-1 फैक्टोरियल। इन केस जो पोल होता है वो कितना होता है, ऑर्डर m का होगा। ठीक है, और ये कब होगा, यानी कोई भी फंक्शन आपका इस टाइप से दिया हुआ है, f ऑफ z, पाई ऑफ z, ऑब्वियसली कोई भी एक फंक्शन इसी टाइप का होगा तभी पोल ऑफ ऑर्डर m आएगा ना, तो आप इसको इस वाले पैटर्न से कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, मान लो आपके पास कोई f ऑफ z लिखा हुआ है इस टाइप का, पाई ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस ए होल क्यूब लगा लो। ठीक है, या यहाँ पे भी इस टाइप से लिख लो, f ऑफ z इक्वल्स टू सम जेड स्क्वायर फेवरेट हो रहा है आज मेरा, जेड क्यूब। तो आप इसका रेसिड्यू कैसे निकालोगे, 5 ऑफ m-1 a डिवाइडेड बाय m-1 फैक्टोरियल। अब m क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। पाई क्या है आपके पास, ऊपर वाला फंक्शन, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे, 2z फिर से z करोगे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। a रखने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा कांस्टेंट में, तो 2/6 यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ये वाला 1/m-1 फैक्टोरियल, और ये डी पावर m-1, डी पावर z m-1, z माइनस z नॉट पावर m, f ऑफ z, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला आप कर सकते हो, ये शॉर्टकट होता है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। z इक्वल्स टू a है, दिस इज अ पोल ऑफ एनी ऑर्डर। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड है ही कि भी रेसिड्यू क्या निकलता है, b1 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z dz, ये तो होता है ना, यहीं से तो हमारा f ऑफ z dz कितना आया था, b1 × 2 पाई आयोटा आया था। ये मैंने उसी बेस पे क्वेश्चन किया हुआ है, आप देखना इसको, ये सिंपल पोल बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ई पार जेड। देखना, आपको कोई भी दिक्कत हो इनमें तो मुझे बता देना, मैंने इंक्लूड कर दिए हैं ये जेड। अब ये है वर्किंग रूल, बार बार मैंने वही चीज रिपीट कर दी है। ठीक है, इनमें से कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ जरूर लेना आप, क्वेश्चन मैंने बहुत डाल दिए हैं, आप टेंशन ना लो। वर्किंग रूल फॉर कंप्यूटेशन, यानी ये फिर मैंने लास्ट में बना दिया कि आपको बार बार नहीं भटकना पड़े, तब तो टॉपिक वाइज बनता है ना, देखो सिंपल पोल, सब वही चीजें, एट जेड इक्वल्स टू ए, पोल ऑफ ऑर्डर m, ये वाला फॉर्मेट, और
z minus 1, this one same. Residue at z equals to a for any order, ये हमें पता ही है. At infinity minus of 1 by 2 pi I c f of z. नेक्स्ट सारा जो मैंने कराया वही है. कोफिशिएंट ऑफ 1 by z. रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है? 2 पाई आई सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू, 2 पाई आई सम ऑफ ऑल रेसिड्यू. इस टाइप का फॉर्मेट है तो z इक्वल्स टू a पे ये वाला फॉर्मेट. एक रह गया शायद, इसमें लिख लेना. लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, क्या था? माइनस z f ऑफ z. रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी पे. ठीक है, अब बस ये रिजल्ट करा देती हूँ मैं आपको. ये बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए. लाइवलीज थ्योरम क्या कहती है, इसको बस आप ऐसे याद करना. एंटायर प्लस बाउंडेड ऑलवेज अ कांस्टेंट. ठीक है, एंटायरली बाउंडेड कोई फंक्शन है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. कब? एंटायर का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर एनालिटिक. ठीक है, कोई फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है, दैट इज एंटायर फंक्शन है, उसमें बाउंडनेस की कंडीशन और दे दे तो वो क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है. इसको रिमेम्बर करने के लिए, मतलब ऐसा होता नहीं है, रिमेम्बर करने के लिए मालूम ये है. कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, सपोज y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ आप कैसे बनाओगे? ये रहा. ठीक है, एंटायर फंक्शन ये क्या होगा? एक कांस्टेंट. क्यों? एंटायरली पूरे सरफेस पे. क्या ये बाउंडेड है? वैसे तो नहीं है, पर एक याद करने के सेंस में कि हाँ भाई 1 है, उसको हमने ऐसे बाउंड कर लिया. तो ये क्या है? y इक्वल्स टू 1 क्या था? एक कांस्टेंट था. बस एक याद रखने के लिए, इसको कनेक्ट मत करना थ्योरी से. ये वाला एंट्रेंस में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, मैंने खुद देखा है ये क्वेश्चन. तो क्या है? इफ f ऑफ z इज एंटायर एंड बाउंडेड function, then f of z is constant. So entire plus bounded constant point to be noted. F of z is entire function, then e power f of z is also entire function. ठीक है, ध्यान रहेगा. अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहां से देखो. आपके सिलेबस में इसके एक्सटेंशन थ्योरम है, लेकिन इसमें भी पूछ लेगा तो हम कुछ कह थोड़ी ना पाएंगे. If f of z is not constant, then either f of z is not entire, not bounded. ठीक है, क्या होता है हमारे पास रूल? एंटायर प्लस बाउंडेड EBC. ठीक है, ABC नहीं है यहाँ पे, EBC है, एंटायर बाउंडेड कांस्टेंट. तो यहाँ पे कह रहा है वो नॉट कांस्टेंट, तो आइदर या तो ये नॉट है या फिर ये नॉट है. ऐसे ध्यान रखो, आइदर और है. इसका मतलब क्या है? नॉट कांस्टेंट मतलब नॉट एंटायर और नॉट बाउंडेड. नॉट कांस्टेंट बाउंडेड, नॉट कांस्टेंट प्लस एंटायर, नॉट एंटायर नॉट बाउंडेड. ये पैटर्न है, याद रखना. ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, याद तो रखना पड़ेगा. नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, यानी कि एक आपके पास हो सकता है पॉजिटिव में तो दूसरा हमेशा नेगेटिव में निकलेगा. ऐसे याद रख लो. ठीक है, यानी एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव में ही निकलेगा. एक नेगेटिव है यानी कि जो फाइनल आंसर नेगेटिव में है तो आइदर और का केस बनेगा. बस और कुछ नहीं है. ठीक है, होप इट्स क्लियर. EBC लिखा हुआ है ना, एंटायर प्लस बाउंडेड प्लस कांस्टेंट. याद करने का तरीका, ये नॉट है तो ये भैया और है, और दोनों नॉट. ठीक है, फिर क्या क्या केसेस बनते हैं वो देखो. नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, और एक हमारा पॉजिटिव हो गया, नहीं एक नेगेटिव, तो ये वाला भी आपके पास नेगेटिव में चला जाएगा. फिर क्या कह रहा है? नॉट कांस्टेंट. ठीक है, चलिए मैंने दोबारा लिख लिया, प्लस एंटायर ये वाला लिख लो तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप से ध्यान रखना है बस. इफ एफ ऑफ दिस एंटायर, हाँ ये वाला भी रिजल्ट है. एफ ऑफ जेड एंटायर है यानी कि एनालिटिक एवरीवेयर है, तो इसका रियल पार्ट और अलग से इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या होते हैं? कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, कांस्टेंट होता है.
if f of z is entire and real part of f of z is bounded, then f of z is constant and bounded. प्लस बाउंडेड लिख लो, यानी एंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट की ही तो कंडीशन आ गई, लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट अलग से और इमेजिनरी पार्ट, बस वही चीज है। तो एंटायर बाउंडेड देखा, कांस्टेंट आंसर, इसी के अंदर उसका रियल पार्ट, इसी के अंदर रियल पार्ट और इसी के पास ही इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा, एनी एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम सी टू डी इज कांस्टेंट, ये भी ध्यान रख लो। एनी एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू एनी डिस्क, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, बाउंडनेस आ गया तो हमेशा कांस्टेंट होगा। एनी एनालिटिक फंक्शन है भाई, देखो एंटायर की जगह सिर्फ एनालिटिक फंक्शन दे दिया, लेकिन कहाँ से डिफाइन है वह, कॉम्प्लेक्स टू एनी डोमेन या वे विच इज बाउंडेड, तो भी हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट है, पर ये डिफाइन होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पे, सेम चीज वही है। बाउंडेड और नहीं क्लोज सबसेट, बाउंडेड तो क्लोज सबसेट होगा ही। ये बस मैंने आपके कराने के लिए कर दिया कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। ये लास्ट ये है, बस इसकी थ्योरम थ्योरम करनी है और कुछ नहीं। यहाँ पे कौशी का नाम था तो मैंने कौशी इनइक्वालिटी भी डाल दी है, आप देख लेना इसको, करा देते हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा। कौशी इनइक्वालिटी क्या कहते हैं, देखो जी, फॉर्मूला होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते, पर हमारे सिलेबस में नहीं है क्वेश्चंस, पर इनइक्वालिटी आ सकती है। एफ बार एन ए जो हमने निकाला था क्वेश्चन इंटेग्रल में, वो हमेशा बाउंडेड होती है, लेस देन होती है उसका मॉडुलस एन फैक्टोरियल एम डिवाइडेड बाय आर पार एन, कौशी इनइक्वालिटी थ्योरम होती है। यहाँ पे आर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट किसी भी सर्कल का रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन क्या होता है हमारे पास, बाउंडेड, एफ ऑफ जेड लेस देन एम, ये वाला एम होता है, ठीक है। सो दोबारा से क्वेश्चन को करते हैं, क्या कहती है हमारे पास कौशी इनइक्वालिटी, एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक हो, ठीक है, कहाँ पे, एक सर्कल पे, सच दैट एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड, एम से छोटा हो, ऑन सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, देन इसका nth डेरिवेटिव हम निकाले एट अ पॉइंट ए, इस पे सेंटर पे, दिस इज ऑलवेज लेस देन एन फैक्टोरियल एम डिवाइडेड बाय आर पार एन, ये कौशी इनइक्वालिटी थी एन है। अब आते हैं एक्सटेंशन ऑफ लाइवलीज थ्योरम जो हमारे सिलेबस में है, बस ये रीड करनी है कुछ। एंटायर फंक्शन एफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी कि फंक्शन इसके लिए एंटायर होना चाहिए, वहां पे सिर्फ एनालिटिक की बात करी थी प्लस बाउंडेड, क्या बात करी थी, एनालिटिक प्लस बाउंडेड, तो सेंस तो कहीं ना कहीं एंटायर की तरफ जा रहा था, लेकिन इसमें कंप्लीटली वो कहता है एंटायर फंक्शन है, और वो भी क्या होना चाहिए आपके पास, बाउंडेड होना चाहिए। एम के प्लेस पे एक जेड बार अल्फा टाइप का, एम इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, दिस इंक्रीजेस मोर स्लोली than some power of this as z approaches to infinity, then f of z is a polynomial of degree n where n is the largest integer less than or equals to alpha, ठीक है। थ्योरम तो सिर्फ इतनी है यहां तक, ये स्टेटमेंट, पर इसी को रीडिफाइन करके हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड इज इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन सेम पावर ऑफ जेड पावर अल्फा एज जेड अप्रोचेस टू इंफिनिटी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, देन एफ ऑफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन वेयर एन इज द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एन, यानी कि जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, ये इससे कंपैरेटिवली स्लो बिहेव करेगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, बस एक थ्योरम को पढ़ लेना, ठीक है। चलो आज क्लास के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में आपके मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू बचते हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ आप मुझे बताओ एमसीक्यू का क्या करना है, ठीक है। आपको एक क्लासेस मिल जाएंगी और विद इन 1 और 2 क्लासेस में पूरा कोशिश करूंगी आपका कॉम्प्लेक्स फिनिश कराने के लिए, और आप क्या करोगे, मोनोटोनिक फंक्शन पे थोड़ा काम करोगे, कोशिश करना, नहीं तो मैं कराऊंगी। ओके, ओके, टेक केयर, और लगे रहो तैयारी में, ठीक है। और ग्रुप पे थोड़े सेंसिबल मैसेज करो भाई, बाय बाय एंड टेक केयर।